हेलो फ्रेंड, राधे राधे आप सभी को। अब हम जानेंगे अध्याय 12 को, जिसका नाम फेफड़ों की बीमारी। अब इसमें जो अध्याय 12 में है, फेफड़े के बारे में बताया गया है कि आखिर हमारा जो फेफड़ा होता है क्यों उसमें इन्फेक्शन लगता है, क्यों उससे हम बीमार पड़ते हैं। तो आखिर इसके बारे में जानेंगे, जिसका मुख्य पॉइंट है कुछ इस प्रकार, जैसे कि फेफड़ों और वायु प्रदूषण है। उसके बाद फेफड़ों की प्राकृतिक सुरक्षा है। अस्थमा के बारे में जानेंगे। फिर एक कहानी के द्वारा जानेंगे जिसका नाम एंडम की कहानी है। फिर नेक्स्ट जो है अस्थमा और पोषण के बारे में जानेंगे। उसके बाद वायु प्रदूषण और फेफड़ों की गंभीर अवरोधी बीमारियां के बारे में जानेंगे। अध्ययन बताते हैं कि इस बीमारी का कारण ऑक्सीडेटिव तनाव है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर जो नेक्स्ट है साली की कहानी के द्वारा भी जानेंगे कि फेफड़े की उनको कैसे बीमारी कर गई थी, उनके द्वारा जानेंगे आखिर उन्होंने ऐसा क्या पोषक तत्व लिया। तो इस अध्याय में हम ये सारी चीजें। युवा माँ ने रात को सोने से पहले अपने 2 साल के नन्हे बेटे क्रिश्चियन को आखिरी बार देखने के लिए उस कमरे का दरवाजा खोला। उसने जैसे ही बेटे के माथे को चूमना चाहा तो वह यह देखकर सब रह गई कि उसका बेटा नीला पड़ गया था और सांसें भी नहीं ले रहा था। आपातकालीन सेवा के लिए 911 पर फोन करने के बाद वह उसे होश में लाने का प्रयास करने लगी। कुछ ही पलों में पैरा मेडिकल के लोग आ गए और क्रिश्चियन को आपातकालीन कक्ष में भेज दिया गया। डॉक्टर क्रिश्चियन के हृदय और फेफड़ों में प्रतिक्रिया वापस लाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उसके हृदय ने धड़कना बंद कर दिया था। अंततः ER डॉक्टर उसके हृदय और फेफड़ों की प्रतिक्रिया वापस लाने में सफल हुए। एक बार फिर जीवित हुए नन्हे बच्चे को गंभीर अस्थमा के इलाज के लिए आपातकालीन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने क्रिश्चियन की हालत को स्थिर रखा हुआ था और उसे वायु नली को फैलने वाली दवा थियोफाइलिन देना शुरू कर दिया था। हालांकि क्रिश्चियन के माता पिता अपने बेटे की जान बच जाने से राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन वे उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी कम उम्र में अस्थमा प्रकट हो जाएगा या इतना गंभीर रूप ले लेगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर कि उसे सभी प्रकार की दवाएं दे दी गई है, उसके माता पिता कमजोर क्रिश्चियन को घर ले आए। फेफड़े में बहुत कम जगह ने क्रिश्चियन का बचपन सीमित कर दिया था। वह दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद की सामान्य गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, डॉक्टर ने उसे अधिक दवाएं देते गए, क्योंकि उसके फेफड़े ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। क्रिश्चियन जब 15 साल का हुआ तो ऐसा एक बार फिर हुआ। उसे अस्थमा का एक और गंभीर दौरा पड़ा। घर के बाहर जाते समय उसकी सांसें बंद हो गई। पिछले अनुभव को ध्यान में रखकर माता पिता ने तुरंत पैरामेडिकल के लोगों को बुलाया और वे उनके बेटे को होश में लाने का प्रयास करने लगे। उसके हृदय और फेफड़ों ने तभी काम करना शुरू कर दिया जब वे ER विशेषज्ञ के पास पहुंचे। अस्पताल में भर्ती करने के बाद क्रिश्चियन को एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा प्रेडनिसोन दे दी गई, जो उसे अगले 14 सालों तक लेनी थी। 27 साल की उम्र में क्रिश्चियन के फेफड़े बहुत ही कम क्रियाशील बचे थे। इस वक्त वह 9 विभिन्न प्रकार के दवाएं ले रहा था। उसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के मुताबिक उसके फेफड़ों का बहुत बड़ा वायु मार्ग अपनी सामान्य क्षमता का सिर्फ 17% काम कर रहा था, जबकि छोटा वायु मार्ग 8% काम कर पा रहा था। इतने सारे इलाज के बावजूद क्रिश्चियन बहुत बड़ी मुश्किल से जी पा रहा था। किसी भी प्रकार की शारीरिक मेहनत करने में असमर्थ था। क्रिश्चियन को एक और अस्थमा के आक्रमण के डर के साथ जीना पड़ रहा था। उसे इनहेल्स और बहुत सारी दवाइयों को हमेशा अपने साथ रखना पड़ता था, क्योंकि उसका जीवन इन सभी चीजों पर निर्भर हो गया था। इसी दौरान क्रिश्चियन ने भोजन के साथ ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट और खनिज टेबलेट लेकर अपने शरीर को चुस्त बनाने का फैसला किया। इसका फायदा यह हुआ कि 90 दिन के भीतर क्रिश्चियन कह सकता था कि वह बेहतर महसूस कर रहा था। उत्साहित करने वाले इन परिणामों के बाद उसने कुछ अन्य अतिरिक्त पोषक तत्व विटामिन C, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा अंगूर के बीज का अर्क भी लेना शुरू कर दिए। अगले 20 महीनों में क्रिश्चियन के फेफड़ों के कार्य करने की क्षमता में इतना सुधार हो गया कि डॉक्टरों ने उसे प्रेडनिसोन देना बंद कर दिया। क्रिश्चियन ने एक बार मुझसे कहा था कि व्यक्ति को सिर्फ 14 दिन तक प्रेडनिसोन लेना चाहिए, न कि 14 सालों तक। क्रिश्चियन के बार बार किए गए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट उसमें स्थिर और उल्लेखनीय सुधार
दर्शाते हैं। 2 सालों तक अतिरिक्त पोषक तत्वों का सेवन करने के बाद क्रिश्चियन ने यह पाया है कि उसके फेफड़ों का बड़ा वायु मार्ग अपनी सामान्य क्षमता का 87% तक काम करने लग रहा था और छोटा वायु मार्ग 56% तक काम कर रहा था। यह इतना भी बुरा नहीं था क्योंकि इसी दौरान उसके द्वारा ली जा रही दवाइयों की संख्या 9 से घटकर 3 रह गई थी। पहले क्रिश्चियन का अल्बुटेरॉल इनहेल्स सिर्फ 1 महीने चलता था, अब यह कम से कम 6 महीने तक चलता है और आधे समय तो उसे यह भी पता नहीं होता है कि इनहेल कहाँ पर रखा है। आजकल क्रिश्चियन आराम से खेल और व्यायाम में हिस्सा लेता है। अस्थमा का उसके जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। अब हम जानेंगे अगला पॉइंट, जिसका नाम है फेफड़े और वायु प्रदूषण। जब हम शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव के मुख्य कारणों के बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि इसका सबसे गंभीर और शक्तिशाली कारण शरीर में श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है। यह मार्ग नाक के रास्ते शुरू होकर फेफड़ों की अत्यधिक महीन वायु कोशिका एल्वियोलाइन में जाकर समाप्त होता है। इन दिनों हम जिस हवा को सांस द्वारा ग्रहण करते हैं उसमें ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ईंधन तथा सिगरेट का धुआं आदि शामिल होता है। संक्षेप में कहे तो हम सांस भीतर लेते हैं और खांसी बाहर आती है। मैं सैन डिएगो के मानसिक अस्पताल में अपनी इंटर्नशिप की शुरुआत के लिए की गई लंबी यात्रा को जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं यात्रा के दौरान अपने कुछ मित्रों से मिलने अजूसा में रुका था। वहाँ अत्यधिक धुआं था, खास तौर पर साउथ डेकोटा जैसे छोटे शहर में लड़के के लिए तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। अगले दिन सुबह मेरा मित्र मुझे सैन बर्नार्डिनो के पहाड़ दिखाने घर के अहाते में ले गया। वहाँ केवल एक ही समस्या थी, हम उन्हें देख नहीं सकते थे। मैं उसकी यह बात कभी नहीं भूलूंगा जब उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि सुबह की ताजा हवा में सांस लेना कितना अच्छा होता है। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी खांसी नहीं रोक पाया। यही नहीं, इसके बाद दिन में गोल्फ खेलने के दौरान मैंने जब भी गहरी सांस ली मुझे खांसी आई। 7 होल के बाद मुझे खेल छोड़ना पड़ा। लगातार आ रही खांसी की वजह से मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था क्योंकि अन्य खिलाड़ी हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति मुझे जानता है उसे यह पता है कि गोल्फ खेलना मुझे कितना पसंद है। मेरे लिए इस तरह बीच राउंड में गोल्फ छोड़ना बहुत ही तकलीफदायक था। अजूसा के स्थानीय लोगों मुंह से मजाक में भी यह सुनना अजीब लगता था कि उन्हें हवा दिखाई देती है या वे हवा को देख सकते हैं। बाद में अखबार की खबर से पता चला कि वह सामान्य धुआं वाला दिन था। इस तरह की खबर से यह मेरा पहला परिचय था। वायु प्रदूषकों के कारण श्वसन मार्ग के साथ साथ शरीर में भी बहुत अधिक ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होता है। जब आप इसमें ऑक्सीडेटिव तनाव का मुख्य कारण धूम्रपान भी शामिल कर लेते हैं तो आप दरअसल नार्सन द्वारा सहित फेफड़ों को भी संकट में डाल लेते हैं। इसके बावजूद ईश्वर ने हमें असुरक्षित नहीं छोड़ा था। उसने श्वसन तंत्र को इस आक्रमण बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा सक्षम रक्षा तंत्र तैयार किया गया है। अगला जो पॉइंट है फेफड़ों की प्राकृतिक सुरक्षा है। इस प्रकार के जहरीले तत्वों के विरुद्ध सुरक्षा की पहली पंक्ति को एपिथेलियल लाइनिंग पॉइंट्स कहा जाता है। आपकी नाक से लेकर फेफड़ों के सिरों तक कोशिकाएं म्यूकस की मोटी परत से ढकी रहती है। इन एपिथेलियल कोशिकाओं में रोम छिद्र होते हैं जो इसके किनारे को ब्रश की तरह बना देते हैं। यह ब्रश वाली सतह श्वसन द्वारा आए बाहरी कणों, बैक्टीरिया तथा वायरस को वापस बाहर कर देती है। म्यूकस की इस मोटी लाइनिंग में अनेक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो बाद में श्वसन द्वारा भीतर आए अनेक प्रदूषणकारी तत्व जैसे ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ईंधन के धुएं आदि को उदासीन कर देते हैं। इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा की परत इतनी प्रभावशाली होती है कि अधिकांश समय ये प्रदूषणकारी तत्व एपिथेलियल कोशिकाओं के संपर्क में भी नहीं आ पाते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग पॉइंट्स की पहली सुरक्षा परत के साथ म्यूकस, रोम छिद्र तथा प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया मिलकर एक ऐसी विशेष प्रभावी टीम बनाते हैं जो श्वसन मार्ग में होने वाले विभिन्न संक्रमण को रोकने में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। ये एपिथेलियल कोशिकाएं दरअसल इस म्यूकस परत में अनेक एंटीऑक्सीडेंट का उत्पादन और श्वसन करती है जिनमें विटामिन सी, विटामिन ई तथा ग्लूटाथियोन शामिल होते हैं। ये सभी सांस द्वारा भीतर आए प्रदूषकों को उदासीन करने में कठिन परिश्रम करते हैं और फेफड़ों के ऊतक व उसकी कार्य प्रणाली की सुरक्षा करते हैं। इस सुरक्षा द्रव परत में विटामिन सी सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होता है। इस द्रव में न सिर्फ महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होता है बल्कि इनमें
विटामिन ई और ग्लूटेटियोन के पूर्ण निर्माण की क्षमता भी होती है। इसके बावजूद एपिथेलियल लाइनिंग पॉइंट्स में पाए जाने वाला एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल तथा एंटीऑक्सीडेंट तंत्र वायु प्रदूषण और अन्य संक्रमणों के संपर्क में आकर या श्वसन मार्ग के संपर्क के कारण बहुत अधिक प्रबल हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो गंभीर प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। इस कारण फेफड़ों की दीवार में पाया जाने वाले द्रव गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अनेक सफेद कोशिकाएं आकर्षित होकर एकत्रित हो जाती है, जो वास्तव में इन बाहरी तत्वों पर आक्रमण करती है। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि हमारी प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं से बहुत अधिक सूजन उत्पन्न हो सकती है। यदि बाहरी तत्वों का शीघ्रता से सफाया कर दिया जाता है तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन सूजनकारी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने या समाप्त करने में सफलता न मिलने पर एपिथेलियल कोशिकाएं चोटग्रस्त हो सकती है। इसके फलस्वरूप गंभीर सूजन आ सकती है, जिसके कारण फेफड़ों के ऊतक को भारी नुकसान पहुंच सकता है और उसकी कार्य प्रणाली बिगड़ सकती है। अस्थमा। फेफड़ों में गंभीर सूजन आने से भयानक दर्द होती है और प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर पड़ जाता है। प्रतिरक्षी तंत्र चाहे संक्रमण से लड़ रहा हो या हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों से अस्थमा के मरीजों, खासकर बच्चों में सूजन बहुत बढ़ जाती है। बच्चों को लगातार एक के बाद एक संक्रमण से जूझना पड़ता है और इस कारण उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। 1970 में जब मैंने पहली बार प्रैक्टिस शुरू की थी तो उस समय डॉक्टर मानते थे कि अस्थमा का मुख्य कारण ब्रोंकोप्लाज्म है। यह उस अवस्था होती है जिसमें श्वसन नलिकाओं के चारों ओर मौजूद मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और फेफड़ों तक जाने वाले रास्ते संकरे हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप छाती में जकड़न, सांस लेने में कमी तथा सांस लेने की आवाज आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। हमारे इलाज की शुरुआती थियोफाइलिन या एल्ब्यूटेरॉल जैसे दवाएं से होती थी, जो सबसे पहले ब्रोंकोप्लाज्म से आराम दिलाती थी। यदि अस्थमा के कारण व्यक्ति बहुत अधिक मुश्किल में होता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है, जो हम प्रेडनिसोन नामक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा देते थे। हालांकि मेरी प्रैक्टिस शुरू होने के कुछ सालों के बाद ही शोध अध्ययनों ने इस बात का खुलासा करना शुरू कर दिया कि अस्थमा में सबसे मुख्य समस्या गंभीर इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया होती है। इस दौरान हमारे इलाज में महत्वपूर्ण बदलाव होते रहे। हमने थियोफाइलिन जैसी दवाइयों को दरकिनार कर दिया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों को प्राथमिक रूप से देने लगे। पिछले कई दशकों में किए गए शोधों के बाद यह तय हो गया कि अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित सभी गंभीर बीमारियों का मुख्य कारण ऑक्सीडेटिव तनाव है। मेरे बच्चों की शारीरिक शिक्षा की टीचर ने मुझे बताया कि 20 साल पहले जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, तब वे बच्चों को 1 मील दौड़ने के लिए कहती थी। तब यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। अब वे जब बच्चों से 1 मील दौड़ने के लिए कहती है तो दौड़ के बाद उनकी 2 पैकेट इनहेल से भर जाती है। अमेरिका और दुनिया के अन्य औद्योगिक देशों के बच्चों के लिए अस्थमा वास्तव में एक महामारी बनता जा रहा है। जब मैंने लंदन और नीदरलैंड्स में भाषण दिया तो वहां मौजूद श्रोताओं की सबसे बड़ी चिंता उनके बच्चों के गंभीर अस्थमा की थी। मैंने महसूस किया कि दुनिया भर के वर्तमान पीढ़ी के बच्चे पिछली पीढ़ी के बच्चों की अपेक्षा वायु जनित प्रदूषण के संपर्क में अधिक आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बच्चे 2 साल के भी नहीं हो पाते हैं और उन्हें गंभीर अस्थमा हो जाता है। इन बच्चों द्वारा सिर्फ सांस लेने के लिए ली जा रही ढेरों दवाइयों को लेकर सीट चकरा जाता है। आजकल अधिकांश दवाओं का उद्देश्य इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया को रोकना और ब्रोंकोप्लाज्म को आराम देना होता है, लेकिन इन सबके बावजूद समस्या की मुख्य जड़ ऑक्सीडेटिव तनाव जस का तस बना रहता है। मैंने ऐसे अनेक प्रयोगों को पढ़ा है जिनमें अस्थमा के मरीजों के फेफड़ों की दीवार में एंटीऑक्सीडेंट की संख्या में उल्लेखनीय कमी पाई गई। बच्चों में भी अस्थमा का आक्रमण नहीं होने के बावजूद उनमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई तथा बीटा कैरोटीन बहुत कम मात्रा में पाए गए। इन अध्ययनों में यह भी बताया गया कि ऐसे मरीजों में ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण निर्मित सह उत्पादकों की मात्रा अधिक रहती है, जिसके कारण गंभीर सूजन आ जाती है और श्वसन मार्ग अधिक संवेदनशील हो जाता है।
अब हम एक कहानी के द्वारा जानेंगे। एंडम की कहानी है। 3 साल के बच्चे की कहानी है। एंडम को 3 साल की उम्र में गंभीर ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। माता पिता के लिए एंडम को सांस लेने की खातिर संघर्ष करते देखना बहुत मुश्किल था। इसके लिए छोटे से बच्चे ने कई सारे उपचार लिए और एल्बोयूटेल उपचार के लिए नेबुलाइजर का प्रयोग किया, परंतु वह इस उपचार को सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सभी प्रेरक दवाइयाँ एंडम के लिए यह मुश्किल समय था। उसे बहुत नींद आने लगी थी और हृदय की धड़कनें भी बढ़ गई थी। सबसे ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि इतनी ज्यादा दवाइयों के बावजूद वह दौड़ने, खेलने और यहाँ तक कि साधारण गतिविधियों में हिस्सा लेने में भी असमर्थ था। उसे बार बार सर्दी जुकाम हो रहा था। सांस की तकलीफ होने पर उसे कई बार ER विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता था। सबसे मुश्किल समय एंडम के चौथे जन्मदिन पर आया। उसे सर्दी हुई और जल्द ही वह बहुत अधिक बीमार पड़ गया। उसे 105 डिग्री बुखार था। ER विशेषज्ञ के एक्सरे से पता चला कि उसे गंभीर निमोनिया हो गया था और उसका अस्थमा नियंत्रण की हदें पार कर गया था। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि आजकल हमारे बच्चे संभवतः निमोनिया के कारण मर रहे हैं, लेकिन इस भयावह सच्चाई से एंडम के माता पिता अनजान थे। एंडम भाग्यशाली था और इस गंभीर बीमारी से बच गया, लेकिन अब वह बहुत कमजोर हो गया था और अस्थमा अभी भी उसके लिए गंभीर समस्या बना हुआ था। हालांकि डॉक्टर एंडम के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसे उनके द्वारा बताई दवा सहन करने में अब भी खांसी परेशानी हो रही थी। इस बारे में डॉक्टरों के जवाब भी पर्याप्त सकारात्मक नहीं थे। एंडम के पिता ने वैकल्पिक इलाजों की तलाश शुरू कर दी थी जो उनके बेटे की मदद कर सके। एंडम के पिता बताते हैं, गर्मियों की शुरुआत के समय प्रयोग के तौर पर उन्होंने एंडम को चबाने वाली शक्तिशाली मल्टीविटामिन गोलियां देने का फैसला किया ताकि उसे कुछ लाभ मिल सके। उन्हें अच्छी तरह याद था कि गर्मियों की शुरुआत में एंडम स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर पानी को निहारता रहता था, लेकिन गर्मियों को समाप्त होने पर वह पूरी लंबाई के स्विमिंग पूल में तैरने लगा था। इन 60 दिनों के भीतर शारीरिक रूप से कुछ न कर पाने में सक्षम एंडम अब दूसरे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता था। एंडम ने बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया और आखिरकार फुटबॉल भी। यह नहीं, अगले 4 सालों में वह फुटबॉल टीम का सदस्य भी बन गया। एंडम न सिर्फ खेलने लगा बल्कि वह खेल में बहुत आगे बढ़ गया था। अब उसने अपनी अधिकतर दवाइयां बंद कर दी थी और उसे इनहेल की जरूरत भी कभी कभी पड़ती थी। एंडम अब 13 साल का हो चुका है और खेलों में बहुत सक्रियता में हिस्सा लेता है। उसने फुटबॉल के स्थान पर बेसबॉल को चुन लिया और वह जिंदगी का भरपूर मजा ले रहा है, जिसके बारे में न कभी उसने सोचा न ही कभी उनके माता पिता सोचा था। यह युवा एथलीट अब भी शक्तिशाली मल्टीविटामिन लेता है और उसने इसमें कुछ मात्रा में अंगूर के बीज का अक्र और विटामिन सी भी शामिल कर लिए हैं। उसके माता पिता के लिए अपने अपंग बच्चों को सामान्य रूप से सक्रियता देखना वास्तव में आश्चर्यजनक था और अब वे इमरजेंसी रूम के बारे में सोचते भी नहीं हैं। अतिरिक्त पोषक तत्वों को परिवर्तित करने वाले प्रभाव कितने सरल और असरदार हैं। अस्थमा और पोषण। मुझे अब यह एहसास होता है कि जब गंभीर एलर्जी वाले अस्थमा या हे फीवर से पीड़ित कोई बच्चा मेरे क्लिनिक में आता है तो उसका प्रतिरक्षी और एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र बुरी तरह से कमजोर हो चुका होता है। बाद में जब वह मेरे क्लिनिक में आता है तब वह अपने फेफड़ों और नासा द्वार में गंभीर सूजन से जूझ रहा होता है। ऐसा लगता है कि इन बच्चों को हर प्रकार की चीज से एलर्जी हो जाती है। उनकी आंखों के नीचे काले धापे बन जाते हैं, वे थके हुए लगते हैं और वे सारी दवाइयाँ खाते हैं। मैं ऐसे बच्चों की शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट तथा खनिज तत्व देना शुरू करता हूँ। साथ ही अलसी के तेल या कभी कभी मछली के तेल के रूप में आवश्यक वसा अम्ल भी देता हूँ। जैसा कि हम अध्याय 10 में जान चुके हैं कि शरीर में प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी उत्पाद के रूप के लिए आवश्यक वसा महत्वपूर्ण होते हैं। ये सूजन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अंगूर के बीज का अक्र न केवल एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है बल्कि इनमें एंटी एलर्जन गुण भी होते हैं। अस्थमा से पीड़ित बच्चों के लिए यह एक शक्तिशाली अतिरिक्त पोषक तत्व होता है। मैं आमतौर पर अधिकांश माता पिता को सलाह देता हूँ कि वे अपने बच्चों को प्रति पाउंड वजन के अनुसार 1 से 2 मिलीग्राम अंगूर के बीज का अक्र दे। मैं इन बच्चों को अतिरिक्त के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम की खुराक भी देता हूँ। मैग्नीशियम फेफड़ों में मांसपेशियों को ब्रोकोज प्लाज्मा को सहज होने में मदद करता हूँ। चूँकि इन मांसपेशियों की सिकुड़न से ही वायु मार्ग संकरा होता है, इसलिए यह उस मार्ग को खोलने में मदद करता है। मैं हमेशा
माता पिता से कहता हूँ कि बच्चों में अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण में कम से कम 6 महीने लगते हैं, इसलिए उन्हें अधिक चिंता नहीं करना चाहिए। मैं जब किसी बच्चों को बसंत के मौसम में देखता हूँ तो मैं उसके माता पिता से कहता हूँ कि उनका बच्चा पतझड़ के मौसम तक अच्छा हो जाएगा। अस्थमा या हे फीवर के मेरे सभी बाल मरीजों को अतिरिक्त पोषक तत्व लेने से फायदा हुआ है। इनमें से कुछ की कहानी एंडम की तरह नाटकीय है और कुछ में सामान्य सुधार होता है, परंतु इन सभी को अच्छे परिणाम मिले। कृपया ध्यान दें, मैंने अस्थमा से पीड़ित बच्चों की दवाई कभी बंद नहीं की, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि पोषक तत्व वैकल्पिक दवा नहीं है, बल्कि ये सहायक दवाइयाँ है। मुझे गंभीर एलर्जी से पीड़ित बच्चों का इलाज करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वे अतिरिक्त पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया बेहतर देते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है जिससे मेरी सलाह पर एक माँ ने मेरी अपनी बेटी को अतिरिक्त पोषक तत्व शुरू करने के कुछ समय बाद सुनाई थी। उसकी 5 साल की बेटी बर्फ और स्लेजिंग करती थी और माँ रोज दरवाजे पर इनहेलर लेकर बेसब्री से उसका इंतजार करती थी। बच्ची पिछले 2 सालों से घर के बाहर, विशेषकर सर्दियों में, इनहेलर की मदद के बगैर कोई भी काम नहीं कर पाती थी। एक माँ के लिए यह कितनी खुशी की बात। अब उसकी छोटी सी बेटी बिना इनहेलर की मदद से बर्फ में स्लेजिंग करने में सक्षम थी। मुझे वह समय भी अच्छी तरह से याद है जब हमारा परिवार एक साथ सिआक्स सिटी, अयोवा में इकट्ठा हुआ था। मायूसी नदी के आसपास चहलकदमी करते समय मेरी बेटी और भतीजी ने वहां पर रेस लगाना शुरू कर दिया, जैसा कि सभी अंकल करते हैं। मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया और जब भतीजी दौड़ में हार गई तो मैंने उसे डांटा भी। इस पर मेरी भतीजी ने तुरंत जवाब दिया कि वह तो यह देखकर रोमांचित थी कि वह दौड़ सकती थी, इससे पहले वह अस्थमा के कारण दौड़ भी नहीं पाती थी। मैं इस बात को भूल गया था कि कुछ महीने पहले मैंने ही उसे अतिरिक्त पोषक तत्व दिए थे। अतिरिक्त पोषक तत्वों से अस्थमा से पीड़ित वयस्कों को भी फायदा हो सकता है। जब मेरी पत्नी गंभीर थकान और फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित थी, तब उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात गंभीर अस्थमा और हे फीवर ही था। वह अपने घर के अनाज भंडार में भी एक बड़ा मास्क पहनकर जाती थी, जिसे आमतौर पर लोग खतरनाक पदार्थ के साथ काम करते समय पहनते हैं। मेरी पत्नी लीज अपने घोड़ों से बहुत प्यार करती थी और वह उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। लीज 5 अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लेती थी। इसमें अस्थमा और एलर्जी को नियंत्रित करने वाले एलर्जी शॉट्स भी शामिल थे, लेकिन जैसे ही उसने आक्रामक आवश्यक पोषक तत्व लेने शुरू किए, उसके अस्थमा और हे फीवर में ये सुधार हुआ। एक बार जब लीज के शरीर में सुरक्षा तंत्र फिर से बनने की शुरुआत हुई तो उसने मास्क पहनना बंद कर दिया और सारी दवाइयाँ भी बंद कर दी। अभी भी उसे कभी कभी एलर्जी की परेशानी आवश्यक होती है, पर वह कुछ दवाएं ले लेती है। हालांकि ऐसा साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही होता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चों और अनेक वयस्कों पर पर्यावरण वातावरण में खतरा बनकर मंडरा रहा है, लोगों में कमजोर बना रहा है और उन्हें आवश्यक पोषक तत्वों के सहारे की जरूरत है। जैसा कि क्रिश्चियन और एंडम के मामले में हुआ कि दवाएं की हर समस्या का हल नहीं होती है। जब लोग सभी तरफ से निराश हो जाते हैं तब वे अन्य विकल्पों की ओर देखते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं भी वैकल्पिक दवा लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं आवश्यक पोषक तत्वों को सहायक दवाइयों के रूप में लेने की पुरजोर तरीके से तकलीफ कर रहा हूँ। अब सवाल यह उठता है कि इन सब के बावजूद इस मामले में मैं अकेला क्यों हूँ? डॉक्टर अपने अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को आवश्यक पोषक तत्व लेने की सलाह देने के इतने अनिच्छुक क्यों हैं? यह मेरे लिए एक रहस्य है। वायु प्रदूषण और फेफड़ों की गंभीर अवरोधी बीमारियां किसी युवा या बुजुर्ग मरीज को हर सांस के लिए जूझते देखने से मुश्किल काम कोई नहीं है। ऐसे मरीजों को अक्सर 24 घंटे नाक के द्वारा ऑक्सीजन दिए जाने की आवश्यकता पड़ती है। यह ऐसे मामले में होता है जिन्हें फेफड़ों की गंभीर अवरोधी बीमारियां होती है। इनमें एम्फाइजीमा, गंभीर ब्रोंकोइटिस तथा ब्रोंकियोलाइटिस शामिल है। इस प्रकार के मरीज बहुत मुश्किल से मेहनत के काम कर पाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि उनके फेफड़ों की अक्षमता उनकी जिंदगी के आनंद को बुरी तरह
तरह प्रभावित करती है। स्वस्थ वातावरण में रहने का सचेतन चुनाव करना हर किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन मेरे दिमाग में बचाव की बात हमेशा रहती है। यहाँ तक कि एक बार फिर मैं महसूस करता हूँ कि जीवन के वर्ष अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि इन सालों में हमारे द्वारा दी जा रही गुणवत्तापूर्ण जिंदगी महत्वपूर्ण होती है। हमें अब सब कुछ करने की आवश्यकता है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सके या फिर इसका भरपूर मजा ले सके। वायु प्रदूषण एक महत्वपूर्ण कारक है। कई प्रमाण यह बताते हैं कि सिगरेट के धुएं और वायु से फैलने वाले प्रदूषकों के कारण ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है और इसी कारण फेफड़ों की गंभीर अवरोधी बीमारियां होती है। इसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों में होने वाले सूजन से अधिक ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होता है, जो फेफड़ों के संवेदनशील ऊतक को क्षतिग्रस्त करता है। इस प्रकार फेफड़ों के कार्य क्षमता घट जाती है, क्योंकि क्षतिग्रस्त झिल्ली के जरिए रक्त में होने वाला ऑक्सीजन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। अध्ययन बताते हैं कि इस बीमारी का कारण ऑक्सीडेटिव तनाव है। W. मैकने ने मेडिकल जर्नल चेस्ट तथा नोवार्टिस फाउंडेशन सिम्पोजियम में बताया कि उन्हें लगता है कि फेफड़ों की गंभीर अवरोधी बीमारियां ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होती है और इस बात के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। उन्होंने पता लगाया कि ऐसे कई मरीजों में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ने और एंटीऑक्सीडेंट की संभावित कमी के कारण उनके फेफड़ों के ऊतकों में एंटीऑक्सीडेंट कम हो गए थे। उनका कहना था कि अच्छी उपलब्धता वाले एंटीऑक्सीडेंट सशक्त उपचार हो सकते हैं, जो न सिर्फ ऑक्सीडेंट्स के सीधे हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा करते हैं, बल्कि फेफड़ों के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली घटनाओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं। प्रारंभिक इलाज पद्धति फेफड़ों की गंभीर अवरोधक बीमारियों के विकास को रोकती है। जाहिर है, डॉक्टरों का पहला काम आमतौर पर मरीजों को धूम्रपान से छुटकारा पाने में मदद करना होता है। यह कोई आसान काम नहीं है। मैंने पाया है कि मेरे लिए मरीजों से अल्कोहल या अन्य कोई नशीली दवा छुड़वाने की बजाय सिगरेट छुड़वाना ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसके बावजूद धूम्रपान छोड़ने से मरीज को जबरदस्त फायदे होते हैं। इसलिए मैं अपने मरीजों से धूम्रपान छुड़वाने के लिए उनकी किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए प्रयासरत रहूंगा। इस पूरी पुस्तक में आपको एक सिद्धांत मिलेगा, वह यह है कि आपको हर वह काम जरूरी करना चाहिए जिससे आप उन चीजों के संपर्क में आना कम कर सके जो ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ाती है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर का एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र बनाना ही नहीं होता है। यदि आपको फेफड़ों की गंभीर अवरोधक बीमारी हो रही है और आपने कभी धूम्रपान नहीं किया है या वर्तमान में नहीं करते हैं, तो आवश्यक पोषक तत्व इस बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका हो सकते हैं। फेफड़ों की इन सभी गंभीर बीमारियों के लिए वही आधारभूत सिद्धांत लागू होता है जो अस्थमा के लिए होता है। आप जितनी जल्दी आक्रामक पोषक कार्यक्रम शुरू करेंगे, बीमारी को विकसित होने से रोकने के आपके पास उतने ही ज्यादा अवसर रहेंगे। जैसा कि अधिकांश सिगरेट पीने वालों ने पाया है कि फेफड़ों एक बार जब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो इनकी कार्य क्षमता को फिर से बढ़ाने की संभावना बहुत कम होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक प्राणघातक आनुवंशिक बीमारी है जो मूल रूप से पाचन की क्रिया के दौरान अपर्याप्त अवशोषण, शरीर द्वारा भोजन प्राप्त पोषण तत्वों को आसानी से अवशोषित न करना और फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के रूप में जानी जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीजों में होने वाला अपर्याप्त अवशोषण प्राथमिक रूप से पैंक्रियाटिक एंजाइम में कमी के कारण होता है। इस वजह से फेफड़ों के वायु मार्ग की एपिथेलियल कोशिकाएं भी ठीक तरह से काम नहीं करती है, जिससे इन पर म्यूकस जमा हो जाता है और बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है। इस बीमारी का संकेत देने वाली फेफड़ों की क्षति भी ऑक्सीडेटिव तनाव की वजह से होती है, जो फेफड़ों की दीवार में पाई जाती है। कई चिकित्सा शोध बताते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीजों में विटामिन ई, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन और फेफड़ों की एपिथेलियल कोशिकाओं तथा एपिथेलियल तरल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटेटियोन की बहुत कमी होती है। सूजन की सतत प्रक्रिया मरीज के फेफड़ों की सुरक्षा के लिए आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट को कम कर देती है और अपर्याप्त अवशोषण की इस समस्या के कारण मरीज के लिए यह असंभव होता है कि वह पोषक तत्वों की पर्याप्त पूर्ति कर सके। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षी और एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र के ठीक प्रकार से काम न कर पाने का सबसे सटीक उदाहरण है। बहरहाल, फेफड़ों के ऊतकों में होने वाली ऑक्सीडेटिव क्षति तेजी से होती है और ऐसे लोग
वयस्क होने से पूर्व ही मर जाते हैं। इस विषय में हाल ही में हुए अध्ययनों के परिणाम काफी उत्साहजनक है। आवश्यक पोषक तत्वों के उपयोग के द्वारा इस बीमारी के विकास की प्रतिक्रिया को धीमा किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीजों को शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के साथ पैंक्रियाटिक एंजाइम मिलाकर दिए। उन्होंने पाया कि इस मिश्रण से विटामिन ई तथा बीटा कैरोटीन का स्तर लगभग सामान्य हो जाता है। चिकित्सीय प्रयोगों से भी यह संकेत मिलता है कि जब मरीज महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व लेते हैं तो ऑक्सीडेटिव तनाव फिर से नियंत्रित हो जाता है और मरीजों के कमजोर प्रतिरक्षी तंत्र में भी सुधार होता है। इससे वे गंभीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के चिकित्सीय अध्ययनों ने डॉक्टरों को उनके सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीजों को शक्तिशाली आवश्यक पोषक तत्व और पैंक्रियाटिक एंजाइम के बारे में सशक्त विचार किया है। आवश्यक पोषक तत्व सिर्फ मरीज की स्थिति में सुधार ला सकते हैं और आशाजनक रूप से उसकी बीमारी को बढ़ाने से रोकने में मदद कर सकते हैं। साली की कहानी। साली एक खूबसूरत जवान महिला है। वह बहुत उत्साहित और ऊर्जावान है। आप इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा पाएंगे कि वह रोज अपनी जिंदगी से जूझ रही है। साली को जन्म से ही सिस्टिक फाइब्रोसिस था। अब वह 23 वर्ष की हो चुकी है और एक विशिष्ट वर्ग में शामिल हो चुकी है, क्योंकि इस बीमारी के केवल 30% मरीज ही वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं। इस तथ्य को साली और उसकी माँ कोलेट से बेहतर कोई नहीं समझता था। साली की बहन की कई सालों पहले फेफड़ों के प्रत्यारोपण के बाद मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उसे भी सिस्टिक फाइब्रोसिस था। दोनों लड़कियों में अंतर नहीं था, क्योंकि दोनों को ही यह गंभीर बीमारी थी। दोनों में एक अजीब सा बंधन था, जिसका अनुभव अधिकांश बच्चों को कभी नहीं होता है। वास्तव में अपनी बहन की तकलीफ और फेफड़ों के प्रत्यारोपण के बाद हुई उसकी मौत ने साली के भीतर यह गहरी इच्छा पैदा कर दी थी कि वह अपने फेफड़ों को बचाने के लिए जो कर सकेगी करेगी और आम दुश्मन के खिलाफ लड़ाई से जीतने में मदद करेगी। साली उस समय 15 वर्ष की थी जब उसकी बहन लेक्सी की मौत हुई। उसके लिए यह गम असहनीय था, लेकिन साली के साथ उसका खुद का संघर्ष भी था। उसके फेफड़े अधिकांश समय अपनी पूरी क्षमता की सिर्फ 35% कार्य ही कर पाते थे। उसके डॉक्टर उसे फेफड़ों के प्रत्यारोपण की सूची में भी रखना चाहते थे। अपनी बहन के लिए किए गए उपाय के विपरीत जाकर साली ने फैसला किया कि वह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की मदद से अपने स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश करेगी। लेक्सी भी इस बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। साली ने देखा था कि फेफड़ों के प्रत्यारोपण के बाद लेक्सी ने इन आवश्यक तत्वों के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया दिखाई थी। डॉक्टर सोचते थे कि ऑपरेशन के बाद लेक्सी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन वह एक जुझारू महिला थी और पोषक तत्वों की मदद से उसने बहुत अधिक समय तक संघर्ष किया था। हालांकि लेक्सी कुछ ही महीने जिंदा रही, लेकिन साली इस बात से सहमत थी कि आवश्यक पोषक तत्व के द्वारा शरीर को बेहतर बनाने का रास्ता ही सबसे बेहतर था। उसने शारीरिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट व खनिज तत्व के साथ अतिरिक्त विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अंगूर के बीज के अक्र लेना शुरू कर दिया। उसे इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिले। कुछ महीनों के बाद उसके फेफड़ों की कार्य क्षमता बेहतर होकर 50% तक पहुंच गई थी, जिससे उसके चिकित्सक भी आश्चर्यचकित थे। अब साली ने शारीरिक शिक्षा तथा कुछ छोटे खेलों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उसे हमेशा से यह विश्वास था कि जितना ज्यादा वह सक्रिय हो सकती है उतना ही बेहतर होगा। हालांकि इस बीच उसे लगातार संक्रमण हो रहा था और एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लेने के लिए समय समय पर हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ता था। इसके बावजूद इन छोटे मोटे संकटों को छोड़कर साली की जिंदगी लगभग सामान्य स्तर तक आ गई थे। फेफड़ों के प्रत्यारोपण के बजाय एक आक्रामक पोषण कार्यक्रम शुरू करना उसकी युवा जिंदगी के लिए एक अच्छा निर्णय था। साली सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित अन्य बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। दुर्भाग्य से साली की लड़ाई जारी है। करीब 3 साल पहले उसे सांसों में परेशानी होने लगी थी। यह उसके अब तक के अनुभवों से सबसे ज्यादा मुश्किल था। परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसकी माँ को बताया कि साली का एक फेफड़ा पूरी तरह
खराब होकर बेकार हो चुका है। डॉक्टरी भाषा में इस स्थिति को निमोथोरेक्स कहते हैं। इससे साली पहले तो थोड़ी चिंतित हो गई, लेकिन यह जानने के बावजूद कि वह एक फेफड़ा खो चुकी है, अपने संकल्प की बदौलत यह इस संकट से उबरी और सामान्य जिंदगी पर लौट आई। सांसों के लिए उसकी लड़ाई जारी रही और उसने संक्रमण पर विजय पा ली, जिसके बाद निमोनिया के एक झटके से उसकी सांस लेने की क्षमता 15% तक रह गई। लेकिन उसने एक बार फिर अपनी सामान्य जीवन शैली वापस पाकर डॉक्टरों को लौका दिया। अब उसकी श्वसन क्षमता 35% तक आ गई है। साली की सफलता की कहानी को अच्छे मेडिकल और पोषक तत्व की सहायता मिली हुई है। साली ने हर दिन जीना सीख लिया और इस दृष्टिकोण के कारण साली के लिए हर दिन एक नया उपहार होता है। मैं साली को 7 सालों से अधिक समय से जानता हूँ और वह मेरे लिए साहस का प्रतीक बन गई है। हमारे फेफड़े दुनिया के जहरीले पदार्थों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर में बेहतर प्राकृतिक सुरक्षा होने के बावजूद बाहरी तत्व इन पर विजय पा सकते हैं। यह संभव है कि हम इस प्राकृतिक सुरक्षा को उसके अधिकतम स्तर तक ले जा सकते हैं। इस अध्याय में मेरे द्वारा बताई गई कहानियाँ बहुत ही नाटकीय लेकिन सत्य हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अस्थमा, एलर्जी तथा सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीज किस प्रकार अतिरिक्त पोषक तत्व की मदद से प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट तथा प्रतिरक्षी तंत्र के द्वारा अपने फेफड़ों को ठीक रखना सीख लेते हैं। क्या यह वह चमत्कार नहीं है जिसका इंतजार आप हमेशा से करते रहे हैं?